दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस पर। दोस्तों, आज फिर मैं आप सभी के सामने लेकर आ चुका हूं कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पॉलिटी का एनालिसिस। आप सभी के मैंने कमेंट्स देखे और कमेंट्स देखने के बाद मुझे लगा कि आप सबको पॉलिटी का एनालिसिस चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे इकोनॉमी का एक एनालिसिस भी मांग रहे हैं। दोस्त, इकोनॉमी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है कि मैं उनका अलग से एक एनालिसिस बनाऊं। तो इकोनॉमी के जो भी कुछ क्वेश्चन हैं, 2-4 क्वेश्चन, उनको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर सोर्स का जो है डिटेल मैं आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अचीव सीएपीएफ का, वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कुछ बच्चों को लग रहा होगा, अगर जो नए हैं, जो यहां पर ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, कि यार ये जियो साइंटिस्ट, भाई चैनल तो सीएपीएफ है और एनालिसिस जियो साइंटिस्ट का करा रहे हो, क्या मतलब है? देखो भाई, एग्जाम चाहे वो जियो साइंटिस्ट हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, ये सारा का सारा जो चेन है ना, ये यूपीएससी के अंडर में आता है। यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, तो आप यूपीएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो पैरेलली उसके द्वारा कंडक्ट किए गए और भी पेपर्स को एनालाइज करो। क्यों? हो सकता है कि आपको इस एनालिसिस से, इस जियो साइंटिस्ट के पेपर में जो पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे हैं, वहां से कुछ ऐसी हिंट देखने को मिल जाए, कुछ ऐसे टॉपिक देखने को मिल जाए जो कल आपको एग्जाम में फिर से देखने को मिलेंगे। और मैं कहता हूं यार, डायरेक्टली नहीं भी मिले, आपको कुछ ना कुछ ऐसा कंक्रीट चाहिए ना, कि जिसे पढ़ना आपके लिए जरूरी हो, रिवीजन करना हो। भाई मुझे रिवीजन करना है, अब मुझे पता चल जाए कि यार पॉलिटी के कौन से क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी पूछ रही है और बहुत बार पूछ रही है, और रिसेंट के हाल ही के 2025 के पहले पेपर में पूछे हैं। तो उसलिए आपको एनालाइज करना जरूरी हो जाता है। ये कारण है कि हम जियो साइंटिस्ट यहां तैयार कर रहे हैं। हाल ही में सीएपीएफ आने वाला है, आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, सीडीएस का एग्जाम होने वाला है, तो उसलिए ये हमारा जरूरी हो जाता है एनालिसिस। अब मैं आपको यहां क्या देने वाला हूं, देखो, मैं आपको ना इस एनालिसिस से सीजीएस में आने वाले सभी पॉलिटी के जो क्वेश्चन है, उनका एक टॉपिक लिस्ट आपको मैं दूंगा, ठीक है। मैं आपको यहां पर शुरुआत में बता दूं दोस्त, कि ये जो पॉलिटी की टॉपिक लिस्ट है ना, मतलब अगर कोई मुझसे कहे ना कि सर मुझे बता दो कि पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जो पढ़ने हैं, तो भाई ये एनालिसिस देख लो ना। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं, वो हर एक उस एक चैप्टर से पूछे हैं जो आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बस ये जो लिस्ट है ना, मैं अभी आपको लिस्ट दूंगा, पीछे आप ये देखोगे, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 टॉपिक हैं इस फोटो के पीछे है। वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा, और आपको कहां प्रोवाइड कराऊंगा ये भी आप ध्यान रखो। हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक अचीव सीएपीएफ नाम से टेलीग्राम है, वहां पर आपको इस पिक्चर को मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप अपने पास सेव करके रखो और इन चैप्टरों को तैयार करो। इस चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पर, ठीक है। चलो कंबाइंड जियो साइंटिस्ट का पॉलिटी को देखते हैं और समझते हैं कि यार मुझे कैसे तैयार करनी है अपनी पॉलिटी। चलिए देखो, पहला क्वेश्चन आपका आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 दिमाग में आते ही याद रखना कि फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत चले जाना। सर आपकी पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एफआर और पार्लियामेंट। सर ये तो ऐसे 2 चैप्टर हैं कि आंख बंद करके आपको सपने में भी कोई थप्पड़ मार के जगा के कहे ना कि भाई मुझे पार्लियामेंट के बारे में समझा और एफआर के बारे में समझा, तो सर आप तुरंत समझाना शुरू कर देना। मतलब इतना अच्छे से तैयार होना चाहिए ये चैप्टर, ठीक है। तो एफआर से आपका आर्टिकल 16 से क्वेश्चन आ रहा है। आर्टिकल 16 से क्वेश्चन क्या आ रहा है? 3 स्टेटमेंट हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट आपका उस आर्टिकल के एक क्लॉज को डिस्कस कर रहा है, 2 पॉइंट और हैं। क्या कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, ठीक है। एक पॉइंट ये है। दूसरा कह रहा है कि द स्टेट कैन डिनाई अ वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ डॉक्टर इन द आर्मी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑन अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी। क्रीमी लेयर अमंग्स द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन आर डिटरमाइंड बाय इनकम क्राइटेरिया ओनली। चलो, कुछ चीजें समझ में आई होंगी, कुछ नहीं आई होंगी। अब ये समझने से पहले ना, कॉन्सेप्ट समझने से पहले मेरे साथ 1 मिनट आर्टिकल 16 को समझ लो भाई। 1 मिनट आर्टिकल 16 समझो। यहां पर मैंने आपकी ही लक्ष्मीकांत मैंने ली है। इस लक्ष्मीकांत को तैयार करना अपनी पॉलिटी को समझने के लिए। आर्टिकल 16 यहां पर क्या कह रहा है आपका? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट
ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये आपका आर्टिकल 16 कहता है। सिंपली आर्टिकल 16 आपको, आप जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सबको बराबरी का हक देता है काम में, सरकारी काम में। ठीक है, अब यहां पर हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां पर ध्यान से समझना। नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। स्टेट को यानी कि गवर्नमेंट को कोई भी आर्टिकल यहां पर नहीं रोकता है रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने में, किसके, अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को। यार हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, और यह चीज बकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। अब मैं आर्टिकल 16 का आपको क्लॉज 4 दिखाता हूं, यहां पर एकदम सामने चीज कही है, अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा होगा, कि द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन द स्टेट सर्विस। तो सर स्टेट को पूरा हक है इस तरीके का एक क्लॉज बनाने का, स्टेट को पूरा हक है। ठीक है, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है पहला, ये बिल्कुल सही है। इसके साथ दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दोस्त कि द स्टेट कैन डिनाई अ वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज अ डॉक्टर इन द आर्मी मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑन अकाउंट ऑफ प्रेगनेंसी। सर इस स्टेटमेंट को तो पढ़ के ही सामने वाला बंदा गलत कर देगा कि यार एक वुमेन को, और जबकि वुमेन को डिनाई किया जा रहा है अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है, और वो भी किस केस में, जब वो प्रेग्नेंट है, ऐसे केस में तो गवर्नमेंट उल्टा सपोर्ट करती है। सर यहां पर आप डिनाई करने की बात कर रहे हो, ये तो पूरी तरीके से गलत है स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट सर रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, क्रीमी लेयर्स अमंग्स द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स आर डिटरमाइंड बाय इनकम क्राइटेरिया ओनली। मैंने कई बार आप सबको बताया है कि कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो यूपीएससी जब यूज करता है ना, तो तुरंत एकदम माइंड को एक्टिवेट कर लिया करो कि यार मुझे नहीं भी पता ना, तो अभी मैं ध्यान देता हूं कि यार ओनली की बात कर रहा है। क्रीमी लेयर सिर्फ और सिर्फ इनकम क्राइटेरिया पर बेस्ड होती है। पहली चीज तो अगर आपको पता है तो आप सीधे कहोगे कि यार ये तो तू गलत बोल रहा है, मतलब तुम गलत बोल रहे हो यूपीएससी। और दूसरी बात, यहां पर जो ओनली का खेल किया है ना, मुझे डाउट हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो सर ये क्रीमी लेयर वाला स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सिर्फ एक क्रीमी लेयर में इनकम क्राइटेरिया नहीं है, उसके अलावा और 6 से 7 क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आपका पोजीशन, कि भाई गवर्नमेंट में आपकी पोजीशन कैसी है फादर की, उनके पास प्रॉपर्टी कैसी है, क्लास कौन सी है। तो सर ऐसे 6 से 7 कुछ पॉइंट्स हैं क्रीमी लेयर के, जो कॉन्सेप्ट यहां पर समझाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इनकम क्राइटेरिया यहां पर नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्त, थर्ड गलत है, सेकंड गलत है, आपका राइट आंसर आता है फर्स्ट, वन ओनली इसका राइट आंसर है। क्या सीखने को मिला? सीखने को यह मिला कि जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ूंगा तो मैं सिर्फ ऐसा नहीं कि आर्टिकल का मेन क्लॉज पढ़ के उसको छोड़ दूंगा कि व्हाट इज आर्टिकल 16, नहीं सर, उसके अंदर के एक्सेप्शंस। सर किसी भी चीज में अगर एक्सेप्शंस ऐड हो जाता है ना, तो वो यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है पढ़ना। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ और सिर्फ आपको एग्जाम में प्रोवाइड कराने के लिए एक्सेप्शन ही ढूंढती है। तो एक्सेप्शन यहां पर 4 दिए हैं, 16 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 5, 16 क्लॉज 6। तैयार कर लेना। यहां तो चलो इसको तैयार करोगे, कोई भी आर्टिकल जब आप तैयार कर रहे हो उसके क्लॉजेस भी रेडी करना, जो कि आपकी लक्ष्मीकांत में अच्छे खासे भली बातें दिए हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो पहला तो आ गया हमारा फंडामेंटल राइट, इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा प्रेसिडेंट, ये चैप्टर भी नोट करते जाना, लिस्ट में एंड में दे ही दूंगा आपको। कह रहा है कि प्रेसिडेंट को जब इंपीच किया जाता है, ठीक है, किस केस में? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के केस में। तो जो चार्ज प्रेफर होता है, यानी कि जो चार्ज शुरू होता है, वो कहां होता है? ठीक है, कौन से हमारे लोकसभा में होता है, राज्यसभा में होता है, या फिर किसी एक में होता है, आइदर ऑफ द हाउस में होता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, या फिर लोकसभा फॉलोड बाय राज्यसभा में होता है। तो सर इसमें हमें एक तो इंपॉर्टेंस ये समझ लेनी चाहिए कि भाई इंपीचमेंट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपीचमेंट को पढ़ लेना। लक्ष्मीकांत में बहुत प्यारे ढंग से आपको इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट यहां समझा रखा है आर्टिकल नंबर 61 में। और यहां तो चलो इन्होंने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है, सर इस इंपीचमेंट में उसके प्रोसेस, क्यों इंपीच किया जाता है, कैसे कैसे इंपीच किया जाता है, क्या क्या कारण होते हैं,
और इम्पीचमेंट के बाद क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर निकल के आते हैं इम्पीचमेंट पे। तो इसको जब आप यहां से पढ़ोगे ना तो ध्यान रखना सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, और पढ़ते हुए हमेशा ऐसी चीजों को, जैसे ये नोट है सर, हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, ठीक है। तो यहां पर देखो इन्होंने सीधे कहा है कि इंपीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है कि इंपीचमेंट सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होगा या राज्यसभा में होगा। सर राइट आंसर इज आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। इंपीचमेंट इंपॉर्टेंट है, मुझे पता लग गया, हालांकि ये चैप्टर पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना। प्रेसिडेंट के बाद आ जाते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर। अब वाइस प्रेसिडेंट, यहां क्वेश्चन है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल स्टेट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स। सर थोड़ा यूपीएससी की तेजी देखना, कितना तेज बनने की कोशिश कर रहा है यूपीएससी हमसे। कह दिया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अब मुझे समझ में आ गया कि वाइस प्रेसिडेंट है, फिर साथ ही साथ कह रहा है कि ऑल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। पता है ये क्यों कह रहा है? ये इसलिए कह रहा है कि जब आप इसको अटेम्प्ट करने जाओ ना, जिसको पता है वो तो सही करेगा, जिसको नहीं पता ना वो ये सोचेगा कि यार ये वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, और किसका? काउंसिल ऑफ स्टेट का, यानी कि राज्यसभा का। तो यार राज्यसभा का आदमी तो राज्यसभा ही चुनेगी, तो सिंपल है, मारो ए ऑप्शन। तो ये आप गलती कर दोगे, नहीं ये गलती नहीं करनी है, यूपीएससी फंसाएगा पर फंसना नहीं है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है सर, इसका अपना एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यहां पर इसको इलेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली। और इसके बारे में बहुत प्यारे तरीके से जानकारी दी हुई है आपके पहले ही पैराग्राफ में यहां कि द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली, याद रखना डायरेक्टली नहीं, बट द पीपल बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज है जहां पर मेंबर होते हैं बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, देखो यहां पर क्लियरली, यहां पर ध्यान रखना, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये हो गया। अब यूपीएससी की बहुत गंदी तो नहीं कहूंगा पर हमारे लिए फायदेमंद ही है, आदत है कि वो जहां से एक बार क्वेश्चन पूछता है ना, फिर अगला क्वेश्चन भी वहीं से पूछता है, वहीं से यानी कि उसके आसपास। तो कहीं ना कहीं नोटिस करना, हाल ही में 2025 में कहीं आपको एक और क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो पूछेगा कि अब इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंस बता दो भाई, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज और प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में डिफरेंस क्या है। तो सर ये 2 पॉइंट याद रखना, ये दोनों पॉइंट डिफरेंस क्रिएट करते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? क्या रिवाइज करना है, बार बार पूछते रहते हो कि सर क्या रिवाइज करूं, समझ नहीं आ रहा, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है, यहां से समझो, यहां से पकड़ो, कहीं टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं आपसे। मनी बिल क्वेश्चन है सर, मनी बिल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्लियामेंट में, मनी बिल, पूरा पार्लियामेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट है पर यहां मनी बिल डिस्कस किया गया है, याद रखना इसको। कह रहा है कि मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा शैल बी रिटर्न्ड बाय राज्यसभा विद इन 14 डेज। ठीक है, लोकसभा ने राज्यसभा के पास मनी बिल भेजा, राज्यसभा उसे 14 दिनों में वापस करके भेजेगी। राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। कह रहा है कि लोकसभा shall agree to the recommendation of Rajya Sabha on the money bill to consider it passed by both house of the parliament। कि भैया आपका मनी बिल तभी पास कहलाएगा जब राज्यसभा ने जो कहा है वो लोकसभा मानेगी। सर ध्यान रखना, मनी बिल के केस में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है राज्यसभा से। राज्यसभा जो कहे या ना कहे, लोकसभा की मर्जी है, वो माने या ना माने, बिल तो पास है। तो राज्यसभा एक तरीके से अपने आप को दबा महसूस करती है इस केस में। तो याद रखना ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर हैज एब्सोल्यूट पावर, कीवर्ड पकड़ो, ओनली, कीवर्ड पकड़ो, नॉट, ठीक है, कीवर्ड पकड़ो, एब्सोल्यूट, ठीक है, कीवर्ड है ये सारे, पकड़ो इनको कीवर्ड, एक्सेप्ट, ठीक है, ऑल एक कीवर्ड है आपका। मैं इस पर भी कभी एक वीडियो लेकर आऊंगा आप सभी के सामने, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से जैसे इन्होंने कहा एब्सोल्यूट, यार कुछ तो गड़बड़ है, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर पास करेगा मनी बिल, पूरी पावर इसके हाथ में? ना सर ना, बिल्कुल गलत है। फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, मिनिस्टरों के हाथ में है पावर।
देखो यहां पर एक एक करके समझाता हूं। ये 14 दिन का तो सर बहुत सिंपल है, यहां समझाया भी होगा। देखो ये रहा 14 डेज में लोकसभा जो है राज्यसभा को भेजेगी, राज्यसभा 14 दिनों में वापस करेगा। उसके बाद यहां पर कह रहा है कि इट कैन नॉट बी रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल, इट कैन ओनली मेक द रिकमेंडेशन। जो राज्यसभा है वो सिर्फ रिकमेंडेशन देगी और पास करेगी रिटर्न द बिल ऑफ द लोकसभा विद इन 14 डेज वेदर विद और विदाउट रिकमेंडेशन। और वो लोकसभा के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मनी बिल का ये कॉन्सेप्ट यहां पर आपके पार्लियामेंट में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये लास्ट वाला स्टेटमेंट समझो। यहां पर देखो जब भी मैं बुक पढ़ता हूं अपने नोट वाले एरियाज को ना बहुत बढ़िया करके हाईलाइट करता हूं, क्योंकि ये चीज ना मेरे दिमाग में बैठनी चाहिए, नोट, ठीक है। आप नोटिस करोगे कैन नॉट, और कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो कैसे मैं उसको मार्क करता हूं। सर बुक को एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका भी समझना। यहां पर अब देखो क्या कह रहा है, बिल इज कंसीडर टू बी गवर्नमेंट बिल। मनी बिल जो है ज्यादातर जो है गवर्नमेंट बिल कंसीडर किया जाएगा और इसको सिर्फ और सिर्फ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेगा, ये बात याद रखना। और पूरी पावर ऐसा नहीं कि फाइनेंस मिनिस्टर कोई दे दी। तो सर ये थर्ड भी गलत है आपका, सेकंड भी गलत है, राइट आंसर है आपका वन ओनली इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। आगे ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल के बीच का डिफरेंस, ठीक है, और फाइनेंशियल बिल कौन कौन से हैं। सर ये बिल्स वाले एरियाज को अच्छे से कमांड इस पर बना लेना। तो पीछे काफी सारे टॉपिक हो गए, लिस्ट एंड में दूंगा। अब आ जाते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, ये एक और टॉपिक है। अब फंडामेंटल ड्यूटी पर इन्होंने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कि फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। अब सर ये तो बहुत बेसिक है यार, गलत नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आयरलैंड नहीं था सर, उस समय का यूएसएसआर था जहां से हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन लिया था। फंडामेंटल ड्यूटीज। सेकंड कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज वर्क, अच्छा वन गलत हो गया, ठीक है। एफडी वर्क इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमेटी। सर कमेटी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कमेटी जहां पर दिख जाए याद रखना, काफी सारे कमेटीज पर क्वेश्चन आते हैं। और कौन सा जो एक्ट है, कौन सी जो चीजें हैं वो कमेटी के रिकमेंडेशंस पर आई है, ये भी ध्यान रखना। तो सर सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड है स्वरण सिंह कमेटी, ये बिल्कुल सही है, ये इनकी रिकमेंडेशन पर आया था। और क्या ये जस्टिसिएबल है? ना सर, जस्टिसिएबल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, जस्टिसिएबल नहीं है। ये सिर्फ एक तरीके की ड्यूटी है जो लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए बनाई गई थी। और इस फंडामेंटल ड्यूटी में सर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की हैं, आपको इसे पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। याद रखना ये यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि अर्स्ट वाइल यूएसएसआर जहाँ से हमने ये ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट उठाया है, उसके बाद स्वरण सिंह जी की कमेटी के रिकमेंडेशन पर बेस्ड हैं ये सभी, और जस्टिसिएबल नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ते हो, ये पहला पेज पढ़ोगे, ये दूसरा पेज पढ़ोगे और यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी खत्म होंगी, इसे आगे यहाँ पढ़ के छोड़ दोगे। आपको लगता है कि भाई बस यहाँ तक है ये चैप्टर, मेरा काम खत्म। नहीं सर, आगे फीचर दिए हुए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के और इसका क्रिटिसिज्म, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ये फीचर तो बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इसमें ये जो पॉइंट मैंने मार्क किए हुए ना, इनको अच्छे से तैयार कर लेना। इसी में देखो ये चौथा पॉइंट है कि लाइक द डीपीएसपी द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉन जस्टिसिएबल। अब देखो साथ में तुम्हें डीपीएसपी भी समझा दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज भी समझा दिया, और दोनों पर क्वेश्चन है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, डीपीएसपी पर भी है कि इनफोर्सेबल है या नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो डीपीएसपी पे आ जाओ। डीपीएसपी में क्या कह रहा है कि डीपीएसपी के बारे में क्वेश्चन पूछूंगा, नॉट करेक्ट। देखो जब भी क्वेश्चन आता है नॉट करेक्ट का, सर्कल करो, नहीं तो पढ़ते पढ़ते भूल जाओगे कि नॉट पूछा था कि नहीं पूछा था। आधे से ज्यादा बच्चे तो इसी में ही अपने 2-4 नंबर गवा के आ जाते हैं। तो ए स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, ठीक है। इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, इट इज इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। अरे एक ही क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन। सोचो सर, ध्यान रखना, सी और डी पर तो मैं जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आंसर इन्हीं दोनों में से है। क्यों? क्योंकि एक में तो कह रहा है कि वो लड़का है, एक में कह रहा है नहीं वो लड़का नहीं है। तो आंसर तो भाई इनमें से कोई एक ही होगा कि या तो वो इन्फोर्सेबल है या वो इन्फोर्सेबल नहीं है। तो सी और डी में तो उसको हटा ही दो बस। अब ए और बी में मुझे सजेस्ट करना है, आंसर निकालना है। अब मैंने पीछे आपको बताया था एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज में देखा ना कि दे आर नॉन जस्टिसिएबल। सर
यहां पर भी ध्यान रखना डीपीएसपी में ये स्टेटमेंट कि दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, ठीक है, और नॉट करेक्ट पूछा है तो मेरे लिए राइट आंसर होगा ये वाला, कि ये जो कह रहे हैं ना कि इट इज इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट, यहां पर बहुत प्यारे शब्दों में डीपीएसपी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तैयार कर लेना। यहां पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि द डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, दैट इज दे आर नॉन लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट। कोर्ट के पास आप जा नहीं सकते कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो दिए हुए हैं वो इन्होंने नहीं माने हैं, ठीक है, उनका हनन कर दिया है, नहीं जा सकते कोर्ट के पास, क्योंकि दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल, नॉट जस्टिसिएबल, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज में एक और क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन था आपका, यहां पर ही समझाता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द मैंडेट ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, न्यूज में हमेशा रहता है। आर्टिकल 44 इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज पता होगी। अगर आपने डीपीएसपी पढ़ा है तो आप गलत तो कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। अब ये डीपीएसपी में चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार रखना। ये न्यू डीपीएसपी जो है ना, ये वाला एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना। लास्ट में इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से इलेक्शन जो है कमीशन होल्ड करता है। आए दिन इलेक्शन होते रहते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कॉन्सेप्ट। याद रखना सर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 लोग हैं। इसका एक ऐसा चार्ट बना लेना, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपके इलेक्शन कमीशन के चैप्टर में यहां डिस्कस भी किया हुआ है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो यहां क्वेश्चन तो सिंपल है भाई, जियो साइंटिस्ट में क्वेश्चन तो सिंपल है, मैं देख रहा हूं, समझ भी रहा हूं और आप भी समझ रहे होंगे, पर आप ना इसकी सिंप्लिसिटी पे मत जाओ कि यार हमारा पेपर भी सिंपल आने वाला है। मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद है कि यार जो क्वेश्चन पूछे हैं, जहां से पूछे हैं, वो चैप्टर आप तैयार कर लो बस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तभी तो यूपीएससी ने अपनी नजर इन पर गड़ाई हुई है, तभी तो यूपीएससी ने 2025 का पहला पेपर यहां से बनाया है। तो चाहे वो इजी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हो, इन चैप्टर्स का तैयार कर लेना। अब आ जाओ, सेलिएंट फीचर पूछ रहा है। सेलिएंट फीचर में पूछ रहा है कि सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्ट है। देखो ये एक पार्ट वाला जो एरिया है ना, मतलब यहां पर मैं आपको बताऊं तो एक तो आपका कौन कौन सा चीज आ जाती है, एक आपके आ जाती है पार्ट्स, ठीक है, एक आपके आ जाते हैं शेड्यूल्स आ जाएंगे, एक आ जाता है आपका बोरोइंग फीचर्स, जो हम कहां से हमने बोरो किए हैं, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं जो आपको तैयार करनी है आपके सेलिएंट फीचर्स में, ठीक है। अब यहां पर ये पार्ट 9 क्या म्युनिसिपैलिटीज से है, आपको पता होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है। पार्ट 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हाँ सर पूरी तरीके से सही है। पार्ट 15 क्या ये आपका ट्रिब्यूनल्स है, नहीं सर नहीं है, ये तो अमेंडमेंट था। पार्ट 16 क्या इलेक्शन है, सर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। राइट आंसर आपका बी होगा। तो कहां से याद करोगे, सेलिएंट फीचर में आपके पार्ट सारे समझाए हुए हैं, ज्यादातर फोकस करना, मतलब फोकस तो सब पे ही करना, पर ये 9 वाला जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। 9 पंचायत है, 9 ये म्युनिसिपैलिटीज है और 9 भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज सर ध्यान रखना, आपको चुपचाप से बता रहा हूं, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज और एक एजुकेशन, इन दोनों चीज़ों पर ना बहुत फोकस करते हैं लोग, याद रखना, ठीक है, बताना नहीं किसी को। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा ये हो गया, देखो यही मैं बता रहा था आपको कि पार्ट्स आपने तैयार करने हैं, उसके बाद शेड्यूल्स रेडी कर लेना। ये 8 के 8 12 के 12 शेड्यूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेलिएंट फीचर में ना ये 3 टेबल दी हुई है, एकदम बढ़िया टेबल है, रेडी कर लेना। ऑलमोस्ट हमारा जो सोर्स वाला कंटेंट था वो खत्म हो गया है। अब जो 2 क्वेश्चन आपके सामने मैं दिखाऊंगा सर, इनके सोर्सेज नहीं है, पर यूपीएससी ने पूछा है तो मुझे तैयार करना है। एक है सर आपका ये सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, जिसे हम विशाखा जजमेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन आया है सर, ये जो विशाखा जजमेंट वाला केस है ना, इस पर सिर्फ 2025 ही नहीं, बहुत बार सीडीएस 2018, सीआईएसएफ 2022, सीडीएस 2015, विशाखा गाइडलाइंस पर बार बार क्वेश्चन पूछा है।
तो सर वही इन्होंने इस बार थोड़ा सा ना डिटेल में पूछ लिया कि यार मैं इतने टाइम से तो बता ही रहा हूँ कि ये है क्या, मतलब ये सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, ये सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है, ये सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड है। तो अब आपके दिमाग में ये तो चला ही गया, पर अब यूपीएससी भाई थोड़ा सा तो अपग्रेड करेगी ना, एक नया वर्जन तो लाएगी ना। तो अब उसने क्या किया कि उसके बारे में 2-3 फैक्ट और पूछ लिए और आपसे उम्मीद करी कि आपने ये पढ़ा होगा। अब समझदार बच्चा पढ़ा होगा, उसने सही किया होगा, जो नहीं पढ़ा होगा, जिसने नहीं समझा होगा, जिसने पीवाईक्यू नहीं देखे होंगे, वो तो बस वही राग अलाप रहे होंगे जो पिछले 4-5 सालों से लाप रहे हैं। ठीक है, तो भाई बदलते ज़माने में, बदलते यूपीएससी के पैटर्न में अपनी तैयारी को भी बदलना। ठीक है, तो ये आपका जो है हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट आपका विशाखा जजमेंट से रिलेटेड है, ये पूरी तरीके से सही है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर द एक्ट इट इज मैंडेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर इवन विद 2 एम्प्लॉय टू फॉर्म एन इंटरनल कमेटी इन द वर्क प्लेस। सर ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर 2 नहीं होगा, ये 10 एम्प्लॉयज के साथ एक कमेटी बनती है। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसे ही अगर रफ गैस भी मारने की कोशिश करें तो कोई कमेटी 2 लोगों में क्या ही बनेगी यार, मतलब क्या ही 2 लोगों में क्या डिस्कशन होगा, तो एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 लोग तो हों। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन, सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाता है। थर्ड कह रहा है कि विशाखा इज द नेम ऑफ द वुमेन कंप्लाइंट हु फिल्ड द केस। अब सर ये बात ठीक है कि जितने भी जो केसेस होते हैं वो कहीं ना कहीं उस इंसान से या उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं, पर आप खुद सोच के देखो यार, अगर कोई ऐसा केस है सेक्सुअल हरासमेंट जैसा, मतलब इतना सेंसिटिव टॉपिक है जिसके ऊपर कोई केस है, तो जो सरकार है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं करेगा कि उस फीमेल के नाम पर उस केस का नाम रख देगा, है ना भाई, नाम भी तो खराब होगा ना। तो यहाँ पर अगर आप लॉजिक लगाना चाहो तो कुछ इस तरीके से लगा सकते हो, क्योंकि ये विशाखा उस फीमेल का नाम नहीं है, पर उस फीमेल के बिहाफ पर जो एनजीओ केस लड़ रहा था उसका नाम है। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। आपका राइट आंसर सिर्फ 1 ओनली है, याद रखना। अब ये जो विशाखा गाइडलाइंस है सर, इसके ऊपर ना हल्की सी डिटेल अपने जो है बुक में तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 106 अमेंडमेंट है उसके अंदर रिजर्वेशन दिया है 1/3 वुमेन को वेरियस लेजिस्लेचर्स में, कितने सालों के लिए। सर टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है, और ये आपका अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर कर लोगे 15 ईयर से, नहीं पढ़ा है तो अब यहाँ से समझदारी लेते हुए इसको तैयार कर लेना। यही मेरी कोशिश थी कि यहाँ से आपको मैं समझा सकूँ कि कौन सी चीज़ें जो आपको रेडी रखनी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब लास्टली हमारे कौन से टॉपिक हैं सर, अब ये भी बता दो जो मैं फाइनली अपना रेडी करके रखूँ। पहला टॉपिक सर फंडामेंटल राइट्स रेडी कर लेना। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स रेडी कर लेना। दूसरा टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, बहुत अच्छे से तैयार। फंडामेंटल ड्यूटीज बहुत अच्छे से तैयार करो। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से तैयार करो। पार्लियामेंट छोड़ना नहीं। म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत, ठीक है, पंचायत पर क्वेश्चन नहीं है, पर म्यूनसिपैलिटीज के साथ पंचायत भी ऐड करना। इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बॉडी है आपकी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इधर एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाती है NHRC, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको तैयार करना। लास्ट में आपका विशाखा गाइडलाइंस। सर ये है वो टॉपिक्स, अगर आप मुझसे कहते हो एग्जाम से कुछ समय पहले कि सर पॉलिटी में बस वो बता दो कि मैं इतना पढ़ लूं और मैं मैक्सिमम आउटपुट दे दूं, तो सर ये है आपका वो जो टॉपिक्स है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, इसका जो पिक्चर है वो मैं वहां आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करता हूं एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब आपको और क्या चाहिए मेरे से, क्या उम्मीद करते हो, प्लीज़ आप वो सब बताइए, और कमेंट सेक्शन में थोड़ा बहुत चीज़ें बताते रहा करो यार, है ना, इंटरेस्ट बना रहता है, और आपके लाइक, आपका सब्सक्राइब बहुत वैल्यू करता है। थैंक यू दोस्तों।